डियर स्टूडेंट्स जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो भी पढ़ा उसमें नो डाउट मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल आपको बताए। एक्चुअली उसमें थोड़ा प्रॉब्लम बेटा ये था कि लास्ट लेक्चर के अंदर मेरे को ये था कि नोट्स शायद से मिले हैं आपको, नहीं मिले हैं, तो इसलिए मैंने न्यूज आर्टिकल जो है वो साथ साथ में मैंने रीड कर दिया। ठीक है, अगर न्यूज आर्टिकल हम रीड करने लग गए ना तो बेटा सबसे पहली बात ये है कि हम सिलेबस को टाइम पे खत्म ही नहीं कर पाएंगे अगर न्यूज आर्टिकल हम लोगों ने न्यूज आर्टिकल ही रीड करते रहे। बट मैं एक चीज चाहती हूं कि जैसे न्यूज आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल को आप जरूर गो थ्रू करें। रीजन बीइंग कि एग्जाम के अंदर आपको पूरा एक पैसेज होगा, आपको एक प्रैक्टिस होनी चाहिए उस पैसेज को देखने की, किस तरह से वहां पे क्वेश्चन पुट होंगे, किस तरह से वो न्यूज का आर्टिकल वहां पे आपको नजर आएगा और उसके बाद किस तरह से हमने उसको रीड करके वहां से क्वेश्चन डिराइव करने हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चंस आपने डिराइव करने हैं वो क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी मेंशन होते ही नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन नहीं होते। शायद से आपको यूं लगा होगा कि मैम बोलने वाली हैं ऑलरेडी मेंशन होते, नहीं, मेंशन ही नहीं होता। वहां पे कुछ ऐसा टॉपिक वो दे रखा होता है जिससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपको पुट करे जाते हैं। मेरी अपनी कोशिश ये रहेगी कि हम जितने भी आर्टिकल हम रीड करें उन आर्टिकल्स को मैं इतना ज्यादा अच्छे तरीके से आपके दिमाग के अंदर डाल दूं ताकि वो चीज आपको बिल्कुल भी टफ ना लगे। एग्जाम के अंदर अगर किसी भी टॉपिक की आपको बिल्कुल डेप्थ तक नॉलेज है ना बेटा, तो मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक यूपीएससी के स्टूडेंट्स को टीच करने में भी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक की डेप्थ तक नॉलेज है ना तो आपको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। ये बात 110% ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एनएलटीआई प्लेटफॉर्म जहां पे हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, फैल्कन बैच चल रहा है हमारा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्लैट को प्रिपेयर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको हर तरह की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें इन क्लासेस को कंप्लीट करके, और साथ साथ में ये बिल्कुल मत सोचें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको कंटेंट मिल रहा है तो बेटा गुरु दक्षिणा बनती है, और गुरु दक्षिणा सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो भी आपको क्लास के अंदर टीच करवाया जा रहा है आपने उसके ऊपर प्रॉपर फोकस करके उस चीज को पूरा क्लैरिफाई करना है। ये जरूरी चीज है। ठीक है, तो अपना फोकस जो है वो मेंटेन करके रखें। तो अब आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज सेशन सेकंड का हमारा पार्ट 2 आज चलेगा क्लास का। इसमें हम देखेंगे ईरान न्यूक्लियर डील एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मींस सबसे पहला हमारा टॉपिक हॉट टॉपिक जो कि एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन ज्यादा पुट होने के चांसेस हैं, वो टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कौन सा? ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है जरा हम इसकी तय तक जाएंगे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की। तो सबसे पहले देखें हम इसमें कहीं पे भी न्यूज आर्टिकल आपका मेंशन नहीं है, इसमें वो बातें हैं जो हेडलाइन की फॉर्म पे मेंशन करी गई हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सबसे पहले तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर जहां तक मेरे को याद है हम लोगों ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हमने बात करी थी इसकी IAEA। तो बेटा यहां पे 2-3 क्वेश्चन। सबसे पहले तो IAEA की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये हमारी हो गई फुल फॉर्म किसका? IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है और ये एस्टैब्लिश कब हुआ और इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो एक बार जरा लास्ट क्लास के अंदर जो मैंने आपको बताया था, अलग बात है कि लाइव आप नहीं बैठे हुए, नहीं तो मैं आपसे पूछती यूं ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में करवाए थे। मन मेरा ऐसा ही होता है कि मैं यूं क्वेश्चन पुट करूं, आप यूं आंसर दे दें। तो फटाफट से बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि हम लोग रिकॉर्डेड बैच के अंदर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं सोचना है। फटाफट से अपने दिमाग को पूछें कि मैम बता रही हैं IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर मैंने कहां बताया था इसका और कब एस्टैब्लिश हुआ? IAEA। तो सबसे पहली बात कैसे लर्न करवाया था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, एटॉमिक एनर्जी
तो अब जरा मैं पंजाब की बात करूं, हंसना जायज है, हंसना बनता भी है, लेकिन उसको किसी और लैंग्वेज में मतलब सोचने की कोशिश ना करें, इमेजिन करने की कोशिश ना करें। मैंने जैसे लर्न किया आप भी वैसे ही करेंगे लर्न, ठीक है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एक लड़की थी, नाम था इसका वीना। वीना नाम की जो लड़की थी ना, एज थी वैसे इसकी 57, बट भाई देखने से लगता ही नहीं था कि ये 57 ईयर की है, बिल्कुल नहीं लगता था। एटम बॉम्ब लगती थी, मतलब ऐसा कि भाई मतलब एटम बॉम्ब है, मतलब कैंट लड़की है। तो क्या बोला मैंने, एटॉमिक, एटॉमिक मतलब एटम बॉम्ब की तरह वो लड़की दिख रही थी। इसको गलत सेंस में बिल्कुल ना लेके जाएं बेटा, हमें लर्न करना पड़ेगा। तो तरीके कुछ मेरे ऐसे ही हैं कि जिससे हमारा पर्सपेक्टिव पूरा हो जाए, हंसना भी, हम हंस भी लें बट मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एटम बॉम्ब की तरह एक इतनी पटाखा लड़की दिख रही थी, देखने इससे यूं लगा कि लड़की है, बट लड़की नहीं थी, 57 ईयर की थी। नाम क्या था इसका, वीना। अब भूला नहीं आज से, वीना से बन गया वियना, हेडक्वार्टर इसका कहां हो गया, वियना के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 1957 के अंदर, किसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब ये जो एम और ऑब्जेक्टिव है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो बेटा, जिन नेशंस ने करा होता है साइन, जिन नेशंस ने या जिन कंट्रीज ने साइन करा होता है इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने साइन करा होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज बताई जा रही है ट्रीटी के ऊपर। इन शॉर्ट न्यूज के अंदर आपको यह नजर आएगी चीज NPT की फॉर्म में। किस फॉर्म में नजर आएगी, NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जिन जिन कंट्रीज ने इंटरनेशनल लेवल पर इस NPT को साइन करा है, उन कंट्रीज को, जो सिग्नेटरी कंट्रीज होंगी, जिन जिन कंट्रीज ने साइन कर दिया, उन कंट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है कौन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और उनको क्या बोलता है, उनको ये बोला जाता है कि भाई आप ऐसे करो, क्या काम बताया, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्या काम करता है, जिन कंट्रीज ने, मैं आपको टेबुलर फॉर्म बनाकर ही सारा बात समझा दूंगी, जिन कंट्रीज ने साइन करा हुआ है किसके ऊपर, NPT के ऊपर। NPT क्या होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसने इस समझौते के ऊपर साइन करे हैं, उन सिग्नेटरी कंट्रीज को करता है प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है और कौन करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी उनको क्या प्रोवाइड करता है, उनको देता है अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, कि भाई आप इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज करो और इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और न्यूक्लियर रिएक्टर से जो रिलीज हो रही है एटॉमिक एनर्जी, उस एटॉमिक एनर्जी से आप प्रोड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। एक काम तो इसका ये हो गया, किसका, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। आज के लेक्चर के अंदर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम डील जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डील है, बिल्कुल डेप्थ से आपको बेटा समझना है, और मेरी गारंटी है पूरा लेक्चर ध्यान से अगर आप सुनेंगे ना तो आपको नहीं मुश्किल लगेगा। हाँ, अगर मैंने आपको डायरेक्ट जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आपको नींद आ जाएगी, इसलिए जो चीज समझाई जा रही है उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा,
पहला काम तो इसका ये हो गया कि भाई तुम ये कर सकते हो, हम आपको एक टेक्नोलॉजी देंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसका यूज करके आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं आप उसका यूज करो, उनको बनाओ। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर आप जो एटॉमिक एनर्जी है उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको आप प्रोड्यूस करो। तो साथ साथ अगर आपने फर्स्ट जो फंक्शन है वो तो ये हो गया, दूसरा अगर आपने मिसयूज करा किसका, एटॉमिक एनर्जी का, तो इसका मिसयूज करने के चक्कर में आपको पनिश करा जाएगा। और टाइम टू टाइम IAEA के जो होंगे इंस्पेक्टर्स वो आएंगे आपके एरिया के अंदर। आपका एरिया मतलब जिन्होंने IAEA से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिस्टम लिया है यूज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए एटॉमिक एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी, उनके एरिया को इंस्पेक्ट करने के लिए आएंगे इंस्पेक्टर्स, और ये आकर उस एरिया की क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपने स्टैब्लिश करे हैं उनकी इंस्पेक्शन करेंगे। ये सारा काम किसका है बेटा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का काम है। बात क्लियर हुई। अब जो मेन हमारा मुद्दा है वो मुद्दा क्या चल रहा है, कहते ईरान की बात हो रही है। अब वो ईरान जिस ईरान की कैपिटल है तेहरान, तो कैसे लर्न करा था हमने लास्ट लेक्चर में, ईरान तेहरान है ना। तो ईरान की कैपिटल हो गई तेहरान। और अगर मैं बात करूं ईरान की रिलीजियस कैपिटल की, तो ईरान का रिलीजियस कैपिटल हुआ कोम, QOM। इसे जरा हम दूसरे पेन से हाईलाइट कर लेते हैं, QOM। ये आ गया कोम, समझ गए, कोम, ओम वैसे बोला जाता है, QOM। ये ईरान की रिलीजियस कैपिटल है। इस रिलीजियस कैपिटल की इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुने। इसकी इंपॉर्टेंस ये है बेटा कि जो आपका ईरान है ना, इस ईरान के अंदर जो भी सुपर पावर्स हैं, सुपर लीडर्स हैं, जो यहाँ की एडवाइजरी काउंसिल है, जिस तरह से भारत के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ईरान के अंदर जो सुपर पावर्स हैं, जो सुपर लीडर्स हैं, वो तकरीबन जो सुपर लीडर्स हैं, वो सुपर लीडर्स आपके किन मदरसों से पढ़ के आए हैं, इसी रिलीजियस कैपिटल ओम से पढ़ के आए हैं। तो रिलीजियस कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ओम जो है यहां पे मदरसा क्या होता है पता ही है आपको, है ना। इस्लामिक रिलीजन के अंदर जहां पे सब कुछ कुरान, अपने कुरान शरीफ, ये वो सब कुछ पढ़ा जाता है, इनके रिलीजन के बारे में पूरी चीजें पता चलती है, वो सारे मदरसे होते हैं। तो ईरान की कैपिटल जो हुई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वो हो गई तहरीन, ठीक है, तहरीन, ईरान तहरीन, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी रिलीजियस कैपिटल की बात करें तो रिलीजियस कैपिटल हो गई इसकी कोम, ठीक है। कोम के अंदर जो इंपॉर्टेंस है इसकी कोम कैपिटल की वो क्या है कि यहाँ पे सुपर लीडर्स जितने भी हैं ईरान के अंदर, जो यहाँ वहाँ का एडमिन चला रहे हैं, वो तकरीबन कहाँ के मदरसों से पढ़ के आए हैं, जो इनकी रिलीजियस कैपिटल कोम है वहां से पढ़ के आए हैं। तो कहने का मतलब है सबसे ज्यादा मदरसे इनको इनके कहाँ मिलते हैं, हमें इस कैपिटल के अंदर मिलते हैं। इतनी पिक्चर क्लियर। पिक्चर नंबर 2 आओ। अब बात ये हुई, कहते जो ईरान का एरिया है ना, इस ईरान के एरिया के अंदर बेटा हमें शिया मुस्लिम माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी अगर तो भारत के अंदर लिखा जाए तो माइनॉरिटी आ जाएगा। यहां पे आप माइनॉरिटी वर्ड नहीं यूज करेंगे, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक आप नहीं यूज कर सकते, ये माइनॉरिटी वर्ड यूज नहीं होगा यहां पे। तो मैं क्या बोल रही हूं, शिया मुस्लिम, तो यहां पे आप लगाएंगे कम्युनिटी। तो यहां पे आपको कौन सी कम्युनिटी मिलती है, शिया मुस्लिम कम्युनिटी। अच्छा, शिया मुस्लिम के अलावा एक और कम्युनिटी मिलती है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी का नाम है कुर्द, कुर्दीज बोलते हैं इनको वैसे हम, तो कुर्दीज कौन सी है ये कम्युनिटी, कुर्द। अब ये जो कुर्द है ना, के से कुर्द और मेरी भाषा में के से कांडी,
कैसे कांडी, कांडी मतलब जो कांड करने वाले हैं, कांड मतलब कि हंगामा हल्ला बोल, ये काम है इनका कुर्दीस का। तो ये कुर्दीस कहां पे बैठे हुए हैं? बैठने का मतलब क्या है? सिट, यही तो बोलते हैं ना, सिट स्टैंड, है ना, यही तो बोलते हैं। तो कुर्द जो हैं वो हमें सिट एरिया के अंदर तकरीबन देखने को मिलते हैं, बैठे हुए हैं वहां पे। तो सिट का मतलब क्या होता है? बैठना। इसका मतलब क्या हुआ? एस से आ गया सीरिया, आई से आ गया इराक, टी से आ गया टर्की। इन एरियाज के अंदर हमें ये कुर्द देखने को मिलते हैं और इन एरियाज के अंदर कुर्द कांडी कम्युनिटी काउंट होती है। बट ईरान जो है उसके अंदर कुर्द कम्युनिटी है, बट वो जो कुर्द कम्युनिटी है ना, इनको पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है किन्होंने? ईरान की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल तहरीन ने पूरा डोमिनेट करके रखा हुआ है। मतलब इनको हल्ला बोलने नहीं देते हैं, इस कम्युनिटी को हल्ला नहीं बोलने देते हैं। इतनी गेम समझ आई? अब ये याद रखना है कि कुर्द कम्युनिटी और कहां कहां मिलती है, सीरिया में भी है, इराक में भी है और टर्की में भी है। अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं उसको। हमने सबसे पहले बेटा क्या देखा? हमने ये देखा कि हम बात कर रहे हैं किसकी? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, इसके अंदर जो आपका हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर कहां पे है आपका? मैंने बोला एटम बॉम्ब जैसी लड़की है जिसकी उम्र 57 है, लेकिन वो लड़की मतलब वो आंटी लगती नहीं है, वो देखने को लड़की लगती है, इसलिए मैंने उसको लड़की बोला। तो वियना के अंदर हो गया इसका हेडक्वार्टर। स्टैब्लिश कब हुआ? 1957 के अंदर। IAEA का काम क्या है कि जो NPT के अंदर, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर, जिसे जिन जिन कंट्रीज ने साइन करे हुए हैं, उन कंट्रीज को ये प्रोवाइड करती है क्या? अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रोवाइड करती है। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम प्रोवाइड इसलिए करेगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है इसलिए करती है ताकि आप उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके, एटॉमिक एनर्जी का यूज करके आप अपने एरिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। लेकिन टाइम टू टाइम कहते हैं जो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे, जो आपको फ्यूल मिल रखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज करने के लिए, हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। पिक्चर क्लियर हुई जी इतनी? उसके बाद आगे हमने क्या बात करी? हमने बात करी कि जो आपका, ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अच्छा, आप बोलो कि मैम इसके नोट्स बनाने, देखो अगर तो आपको टेबुलर चार्ट इजी लग रहा है तो बहुत बढ़िया। अगर आपको यूं लगता है कि ये सारा मैंने समझा दिया, जितना मैं समझा रही हूं ना, ये आगे आपको काम आएगा, क्योंकि आप देखें जरा अगली वाली स्लाइड्स के अंदर, देखो ये सब कुछ आपको रिटर्न में मिलेगा, रिटर्न में मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको नोट्स मिल गए और नोट्स के बेस पे आपने सोच लिया कि कोई बात नहीं, नोट्स को रीड करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, नोट्स सेम वैसे ही हैं जिस तरह से एग्जाम के अंदर आपको पैसेज मिलेगा। समझ गए? जब तक जो चीजें मैं समझा रही हूं वो आपके पल्ले नहीं पड़ेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। समझ गए बात? इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या समझाया जा रहा है। अब आगे क्या बोला मैंने ये बोला कि भाई जो ईरान की कैपिटल है वो आपको मैंने बता दी तहरीन है, ईरान की कैपिटल तहरीन हो गया। इसके साथ साथ जो यहाँ की रिलीजियस कैपिटल है वो हो गई कौन? सुपर लीडर्स तकरीबन इसी रिलीजियस कैपिटल, इसी यहाँ के मदरसों से पढ़ के आते हैं। मदरसा वो जगह है, वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम अंडर, आप ये लगा लो कि अंडर मुस्लिम कम्युनिटी हम अपना कुरान शरीफ इसकी स्टडी करते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। अपना धर्म मतलब मुस्लिम जो धर्म है उसको हम जानते हैं। उसके बाद ईरान के अंदर शिया मुस्लिम कम्युनिटी हमें मिलती है। इसके अलावा एक और कम्युनिटी मिलती है जिस कम्युनिटी का नाम मैंने क्या बताया आपको? कुर्दीस। कुर्दीस मतलब कुर्द कम्युनिटी। अब कुर्द कम्युनिटी कहां पे बैठी हुई है? बैठने का मतलब है सेट। समझ गए? कहां पे सेट करके मतलब सेटल है। ये कहां पे सेटल्ड है? सीरिया में भी देखने को मिलेगी, इराक के अंदर देखने को मिलेगी, और तीसरा मैंने क्या बोला? टर्की के अंदर देखने को मिलेगी। सीरिया, इराक और टर्की के अंदर देखने को मिलेगी। पिक्चर क्लियर इतनी? अब देखो अब हुआ क्या बेटा। अब ये जो ईरान है ना आपका, ये ईरान कैसा एरिया है? इस ईरान के अंदर ये जो ईरान है ये आपका लैंड लॉक्ड एरिया भी है, एज वेल एज थोड़ा सा सूखा एरिया भी है। और ईरान के अंदर आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईरान के अंदर हमें जो मिलती है मेजर इंडस्ट्रीज
वो मेजर इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी हैं? एक ही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, और वो है कौन सी? वो है आपकी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड लेवल का 44%, वर्ल्ड लेवल का 44% ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इधर से ही होती है, ईरान से ही होती है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक कंडीशन, और वो कंडीशन मैंने आपको बोला था हम अगले वाले क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, याद आया? हाँ, आया कि नहीं? दिमाग की बत्ती जलाओ और याद रखो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्या बताया गया था। वो ऐसे करके एक पूरी कर्व सी आ रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि बेटा इधर ये है, इधर ये है, और ये बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। आने वाले क्लासेस में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पढ़ेंगे, मैंने आपको ये बोला था। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है इसको सुनो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वहीं से होता है प्रोडक्शन किसका? ऑयल एंड गैस का। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर पाइपलाइंस जो हैं वो ज्यादा नहीं है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ट्रेडिंग जोन है। अगर ट्रेडिंग जोन है तो कहने का मतलब यहां से ऑयल एंड गैस को थ्रू द जा रहा है, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, किससे, किसके थ्रू जा रहा है? थ्रू द शिप्स जा रहा है। और कहां जा रहा है? अलग अलग कंट्रीज को करा जा रहा है एक्सपोर्ट। किसके थ्रू? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने कांड करा। कांड क्या करा? अपनी डोमिनेटिंग पावर को मेंटेन करने के लिए दूसरों को, बाकी कंट्रीज को, ईरान चाहता है कि रिसेसिव स्टेज पे रहे, खुद चाहता है कि मैं एक डोमिनेटिंग नेचर पे रहूं। ईरान ने अपनी नेवी का यूज करा। किसने? ईरान ने नेवी का यूज करा। नेवी जो नेवल फोर्स थी उसका यूज करा, और फोर्सफुली यहां पे जो आए शिप्स, इन शिप्स को कर लिया अपने कंट्रोल में। जिन शिप्स के थ्रू ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करना था उनको अपने कंट्रोल में कर लिया। ये हमें कब कब देखने को मिला कि अपने कंट्रोल में कर लिया? ये हमें देखने को मिला 1972 में भी मिला, 1980 के अंदर भी देखने को मिला, और 1990 के अंदर भी देखने को मिला। अब ईरान से पूछा गया, भाई तूने ऐसा क्यों करा? हाँ, मतलब किस चीज की प्रॉब्लम है भाई, तूने ऐसा क्यों करा? अब जब ऐसा बोला गया कि तूने ऐसा क्यों करा, तो ईरान कहता, सबसे पहला पॉइंट ईरान ने अपना पॉइंट रखा। ईरान कहता, नो डाउट मेरे पास ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर हूं मैं, और वो भी वर्ल्ड लेवल पे कितने परसेंट का? 44% का। आउट ऑफ 144% का प्रोड्यूसर मैं ही हूं। बट ऑयल एंड गैस के प्राइसेस जो हैं, मतलब जो इनके रेट हैं, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं भाई। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। फ्लक्चुएशन मतलब वेरिएशन, कम होना, ज्यादा होना, कम होना, ज्यादा होना। तो कहता मैं चाहता हूं कि यहां पे जो शिप्स आए उनको मैं कंट्रोल में करूं, एक्सपोर्ट ना होने दूं। अब अगर एक्सपोर्ट ना होने दूंगा तो क्या होगा? फ्लक्चुएशन कहता इसमें 24 घंटे आती रहती हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं ये सोचूंगा कि मैं ये करता हूं, क्या करता हूं। अब वो देखो मैं क्या करता हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने शिप्स को कर लिया कंट्रोल में, और शिप्स को कर लिया कंट्रोल में, तो कहने का मतलब एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा अदर कंट्रीज को। अब जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा भाई ऑयल गैस, तो होएगा क्या? आप देखो हमारी स्कूटी, ये वो जो हम चला रहे हैं एक दिन के अंदर, सब कुछ ऑयल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ, अच्छा, चाहे क्रूड ऑयल की बात कर लो, मतलब सारी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, सारी चीजें। अब उससे होगा क्या? जिन कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं होगा उन कंट्रीज के अंदर डिमांड जो है ऑयल और गैस की, वो डिमांड क्या होगी? रेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डिमांड रेज होगी
तो वहां की गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज का क्या आएगा, प्रेशर, और वहां की गवर्नमेंट फिर ईरान से करेगी बात, और ईरान क्या करेगा, डोमिनेटिंग स्टेज पे आके हम करेंगे डोमिनेट उन कंट्रीज को जो कंट्रीज हमारे से डिमांड कर रही हैं कि भाई दे दो ऑयल एंड गैस, दे दो ऑयल एंड गैस, दे दो, हमें बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है। तो हम अपनी डिमांड को उन कंट्रीज के इन फ्रंट ऑफ रखेंगे और अपनी डिमांड को करेंगे फुलफिल करेंगे अपनी डिमांड्स को। अब अगर फुलफिल करेंगे अपनी डिमांड्स को तो इससे क्या होगा, 110% कहते हैं अगर डिमांड हमारी वो मानेंगे तो श्योर है कि हमें हमारा पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो हमारी क्या होएगी, इकोनॉमी जो है वो रेज कर जाएगी। चलो जी, अब इन्होंने इतनी बात कर दी, यहां तक सारी स्टोरी क्लियर हुई। अब हुआ क्या, ईरान जो है इसको लगा कि अगर मैं ऐसा काम कर लूं तो कंट्रोल अच्छा कर सकता हूं। अब इसी चक्कर में एक ट्रीटी होती है साइन। अब वो देखो कि वो ट्रीटी क्या है। अब ये ट्रीटी 2015 के अंदर एक साइन होती है इस ट्रीटी के ऊपर। जब इस ट्रीटी के ऊपर साइन होता है तो इसमें बोला जाता है कि भाई ईरान करता है इस ट्रीटी के अंदर प्रॉमिस कि मैं करता हूं प्रॉमिस। सबसे पहला प्रॉमिस मेरा क्या रहेगा कि टाइम टू टाइम IAEA मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कर सकता है आकर इंस्पेक्शन। क्या कर सकता है, मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन क्यों कर सकता है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर सिग्नेटरी कंट्री था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईरान के यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए थे, लगा लिए उन्होंने। अमेरिका और फ्रांस भी, उसने क्या किया, अमेरिका और फ्रांस ने एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्रिएट करा, किसके साथ, ईरान के साथ, और मिल बांट कर इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करना शुरू कर दिया। अब शेयर करना शुरू कर दिया तो भाई IAEA ने तो बोला हुआ है कि मैं तो टाइम टू टाइम जो हम आपको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक मेथड दे रहे हैं, हम वो उस मेथड को टाइम टू टाइम हमारे इंस्पेक्टर्स आएंगे और आपके एरिया के अंदर चेक करेंगे। अब ईरान करता है प्रॉमिस। 2015 के अंदर एक ट्रीटी होती है साइन, उसके अंदर ईरान जो है वो साइन कर देता है और प्रॉमिस करता है कि भाई पहली चीज, मेरे न्यूक्लियर रिएक्टर्स की इंस्पेक्शन आकर कर सकता है कौन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर्स कर सकते हैं। दूसरा, जो मैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर रखूंगा फ्यूल, उसका मैं रखूंगा अपने पास लिमिटेड स्टॉक, और वो लिमिटेड स्टॉक अप टू 300 kg होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। समझ गए, इससे ज्यादा नहीं होगा। तीसरा, जो इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम डालेंगे यूरेनियम फ्यूल, उसमें मैं यूरेनियम एनरिच जो है, यूरेनियम एनरिचमेंट जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा अप टू 3.67% ओनली। मैं इतनी यूरेनियम एनरिचमेंट करूंगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब, मेरे को जहां तक लगता है आप में से सबको पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है, पॉइंट नंबर 3 आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट मैं समझाऊंगी जरूर, डोंट वरी, आगे आने वाली स्लाइड के अंदर मैं समझाऊंगी। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाला जाएगा फ्यूल। जब फ्यूल डाला जाएगा ना बेटा, तो उस फ्यूल का अमाउंट कितना, तो इन्होंने बोला 300 किलो, बस हम इतना रखेंगे फ्यूल, लिमिटेड स्टॉक रखेंगे, हम इससे ऊपर नहीं बढ़ाएंगे। और दूसरा, उस फ्यूल से हम डिराइव जो यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे, फ्यूल इज इक्वल टू, आप यूं सोच लो, आपने मथनी देखी है सब लोगों ने, मथनी मतलब जैसे दही होता है ना बेटा, दही को हम मान लो मथनी के अंदर डाल रहे हैं, मक्खन निकलता हुआ कभी देखा है? दही हमने डाल दिया उसके अंदर, अपना जो भी है, पंजाबी में तो उसको मदानी बोलते हैं, हमारे एरिया में मदानी, ठीक है, उसमें डाल दिया हमने दही, उसको पूरा सेंट्रीफ्यूग करा जाता है, करा जाता है, करा जाता है, करा जाता है, एंड में उससे मक्खन अलग हो जाता है। मक्खन कहां से निकला? दही से निकला ना,
प्लस उसमें पानी भी डाला हुआ है, पीछे बच गई लस्सी। सबसे पहले आपने क्या डाला, दही। दही इज इक्वल टू यहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डलने वाला फ्यूल। अब उस फ्यूल में से जो आपने एनरिच्ड फ्यूल निकाला, दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज न्यूक्लियर एनरिचमेंट या यूरेनियम एनरिचमेंट, मतलब मक्खन। मक्खन इज इक्वल टू यूरेनियम एनरिचमेंट, मतलब एंड प्रोडक्ट। जितना ज्यादा आप मथनी को मथते जाओगे उतना ज्यादा मक्खन निकलेगा। लेकिन एक अमाउंट होती है मक्खन निकलने की। अब वो मथनी है, वो दही है, इसलिए उसकी एक अमाउंट है। लेकिन यहां पे न्यूक्लियर फ्यूल है, इसको आप जितना ज्यादा ग्राइंड करते जाओगे ये अपनी सारी थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार करके हमारे लिए एक ऐसा डेंजरस बॉम्ब तैयार कर सकता है, जिस बॉम्ब को अगर हमने एक बार जमीन पे फेंक दिया, समझ जाओ आने वाले 20 से 30 हजार साल तक उसका असर देखा जाएगा, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी। जबकि वो बॉम्ब 600 मीटर की हाइट से गिराया गया था, बट कहते आने वाली नस्लें हमारी देखेंगे, और वो भी 20 से 30 हजार साल तक। अलग अलग तरह की वहां से रेज निकलेंगी, उन रेज से लोगों को कैंसर तक हो सकता है। तो सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अब 2015 में ईरान ने ये प्रॉमिस कर दिया, 2015 तक पहुंच गए हम। ईरान ने जब 2015 में ऐसा प्रॉमिस करा, तो इसको प्रॉमिस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2002 के अंदर IAEA के इंस्पेक्टर्स पहुंचे करने इंस्पेक्शन। जब इंस्पेक्शन करने पहुंचे ईरान के अंदर, तो इन्होंने क्या देखा कि भाई मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। अब मिसिंग में क्या मिसिंग है? कुछ इनके दिए हुए सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स, ये मिसिंग है। सेंट्रीफ्यूज यूनिट मिसिंग है। अब ये सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स होते क्या हैं बेटा? सेंट्रीफ्यूज यूनिट्स एक तरह की ट्यूब्स होती हैं। ट्यूब्स मतलब एक तरह की, देसी भाषा में बात करूं तो एक तरह की पाइप्स होती हैं, बड़ी बड़ी पाइप्स रॉड की तरह। उनको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज यूनिट। उस सेंट्रीफ्यूज, अगर ये एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है ना, ये ट्यूब है, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूज। इस सेंट्रीफ्यूज के अंदर, पेन दूसरा लेती हूं मैं ताकि आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। हाँ, अब इसके अंदर ये डाला गया है फ्यूल। अब फ्यूल में क्या डाला? फ्यूल में डाला गया न्यूक्लियर फ्यूल। अगला क्वेश्चन ये तैयार हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या डाला भाई? तो न्यूक्लियर फ्यूल डाला हमने नेचर से मिलने वाला यूरेनियम 238, जो हमें नेचर के अंदर मिलता है 99.03%। अब इसका यूज देखो कितना बड़ा अमाउंट है। नेचर हमें इसको डायरेक्ट देती है, किसको? यूरेनियम 238 को। अब इसका यूज देखना जरा, हंस हंस के पागल हो जाओगे तुम अगर इसका यूज सुन लिया। इसका यूज क्या है? खुदा पहाड़ निकली चुईया, जीरो, कोई फायदा नहीं इसका। तो फिर फायदा क्या है? फायदा है जो पीछे पेंडिंग है, मतलब 0.7%। 99.03 है बेटा, पीछे 0.7 अभी पेंडिंग है। वो जो 0.7% है ना, ये क्या होता है? यही तो है कांडी। ये इतना का कंटेंट, ये किसका होता है? यूरेनियम 235। तो नेचर से हमें यूरेनियम 238 मिलता है, जिसके अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, खोदा पहाड़ निकली चुईया होती है। कौन? यूरेनियम 238, जो हमें नेचर से मिलता है 99.03%। पीछे हमारे पास परसेंटेज बच गया 0.7%, और जो 0.7% बचा है, वो 0.7% ही सबसे बड़ा कांड करने वाला फ्यूल होता है। उसका नाम क्या है? यूरेनियम 235। अब एक हो गया यूरेनियम 238,
दूसरा हो गया यूरेनियम 235, समझ गए। और टोटल परसेंट कितना बन गया 100%, और 100% का ये क्या बन गया फ्यूल। इस फ्यूल को हम बोलेंगे कि ये क्या है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हैं, इनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन आइसोटोप्स को मतलब यूरेनियम 238 डालना है ना हमने, उसी के अंदर समाया हुआ है 0.7% का यूरेनियम 235। अब इनको उठा के इधर फ्यूल में डाला हुआ है, तो इट मींस ये क्या है फ्यूल आपका, फ्यूल इज इक्वल टू यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। अब जब इस सिलेंड्रिकल इस पाइप के अंदर इसको डाल दिया, अब इसको क्या किया जाता है, अब आगे इसको क्या किया जाता है वो देखो। अब इसको करा जाएगा रोटेट, रोटेशन पे लगेगा ये, और ये इसकी रोटेशन सारी की सारी होती है कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर के थ्रू होता है ये ऑपरेट। कंप्यूटर जो है वो इसके ऑपरेशन को चलाता है, ऑपरेट करता है इसको, और कंप्यूटर अगर इसको ऑपरेट कर रहा है तो इट मींस कंप्यूटर ही डिसाइड करता है इसकी स्पीड। अब इतनी स्पीड पे इसको घुमाया जाता है, इतनी स्पीड पे घुमाया जाता है, बट स्पीड पे घुमाने से पहले, इससे पहले की रोटेशन दी जाए, इस फ्यूल के अंदर ऐड करा जाता है यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड को। यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड जो कि आपको एग्जाम में नजर आ सकती है कुछ इस तरह से, यूरेनियम हेक्सा मीन 6, F से आ गया फ्लोराइड, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड। हाँ जी, तो अब हमने क्या बात करी, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड। अब ये जो यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड होगा ना बेटा, इसको ऐड करा जाता है उस फ्यूल के अंदर। फ्यूल के अंदर ऐड क्यों करा जाता है, ताकि इन दोनों को मिक्स होने से बचाया जा सके। कन्वर्जन करने से पहले हम इसको डाल देते हैं उसके अंदर। अब पूरा जोर जोर से उसको पूरा स्पीड अप करा जाएगा। जैसे स्पीड अप करा जाएगा, सोचो मथनी है, उसको मथ रहे हैं बहुत ज्यादा स्पीड से, वो भी कंप्यूटर के थ्रू, तो सोचो कितना फास्ट रोटेट होता होगा। तो होगा क्या, सेंटर में आ जाता है वो, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा कर यूरेनियम 235 आ जाएगा सेंटर में, और साइड साइड पे रह जाएगा यूरेनियम 238। अब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई जाएगी जिससे एनरिच्ड हो जाएगा यूरेनियम 235। मतलब यूरेनियम 235 को डिराइव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रोटेट करा जाएगा। जब हमें 20% तक ये एनरिचमेंट मिल गई, तो इसकी स्पीड को हम खत्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब इसको रोटेट करना हम बंद कर देते हैं कि भाई 20% तक हो चुका है, और 20% तक अगर यूरेनियम को डिराइव कर लिया है आपने, मतलब यूरेनियम एनरिचमेंट आपने कर ली है 20% की, तो आपको यहां पे रुकना है अकॉर्डिंग टू IAEA की कंडीशंस पे। समझ गए, उन्होंने बोला हुआ है 20% से ऊपर नहीं जाने का, तो तोड़ेंगे बहुत बट्टा, राड़ देंगे पकड़ के। IAEA ने ये बोला हुआ है। अब इन्होंने, ईरान ने क्या करा, ईरान ने देखा कि भाई 20% तो हो गया, अब 20% किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए था, यूरेनियम एनरिचमेंट। ये चाहिए था हमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। सिर्फ इतना एनरिचमेंट से काम चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का अगर इतना काम चल जाता है, तो आगे सेंट्रीफ्यूगेशन कराने की क्या जरूरत थी। ईरान कहता मैं तो कराऊंगा, कर लो क्या करना है, मैं तो कराऊंगा। ईरान ने करवाई। ईरान एनरिचमेंट करते करते 60% तक ले गया भाई। 60% अगर आपने यूरेनियम एनरिच कर लिया है, डिराइव कर चुके हैं आप उसको, मथनी को मथ के, तो होगा क्या इस 60% एनरिच्ड यूरेनियम का यूज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए करा जाएगा? आंसर नो, इससे बिजली बन ही नहीं सकती। तो फिर अगर बिजली नहीं बन सकती, फिर काय को, क्या अंडे देने के लिए बनाया इन्होंने, काय बनाया फिर भाई? अगर बिजली नहीं बननी है तो क्या ही बनना है? सोचो 20% एनरिच करके बिजली बन सकती है, 60% एनरिच करने पे बिजली नहीं बनेगी। अब आगे से जवाब आया, बोले 60% पर करने पर पता क्या होएगा, कांड मतलब पटाखा बोलेगा। अब पटाखा बोलेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इस पे हम तैयार करेंगे
बॉम्ब, इतनी एनरिचमेंट पे हम न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकते हैं। बात समझ आई? ईरान इसकी एनरिचमेंट करते करते 60 से 90% तक आ गया भाई। इसका मतलब क्या है? ईरान ने अगर मिसाइल्स के अंदर एक बार न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर लिया, बचना कुछ नहीं है। पिक्चर समझ आई? सारी गेम क्लियर है। अब आप ये देखो कि जो यूरेनियम 235 है, इस यूरेनियम 235 को हम बोलते हैं येलो केक। क्या बोलते हैं? येलो केक। समझ आई बात? और अगर पूछा गया मेटल ऑफ होप, ये किसको बोला जाता है भाई? तो मेटल ऑफ होप है हमारा यूरेनियम। क्या सारी बातें क्लियर हुई? 2002 में ये लगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कि हमारे कुछ सेंट्रीफ्यूग्स वाले जो कंटेनर्स हैं वो मिसिंग हैं, और जो उसके अंदर 20 जो हमने न्यूक्लियर फ्यूल दिया हुआ है उससे तो 20% एनरिचमेंट वाले यूरेनियम होना चाहिए था, बट वो जो 20% का एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी मिसिंग है। इसका मतलब उस 20% वाले एनरिच्ड यूरेनियम से आगे तैयार 60% यूरेनियम एनरिच करा जा रहा था उससे, उसके आगे उसको यूज करके 90% तक। यही उनको शक हुआ। अब जब उनको शक हुआ तो करते कराते 2015 के अंदर वो एग्रीमेंट साइन कर दिया और ईरान से प्रॉमिस लिया गया कि भाई तू कांडी है, कांड नहीं करना। आई बात समझ? प्रॉमिस कर। अब जब वो एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट के अंदर इन्होंने बोल दिया ठीक है जी, हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके अंदर आपको इंस्पेक्शन करने की पूरी आजादी है। जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होएगा फ्यूल वो हम लिमिटेड स्टॉक रखेंगे 300 kg, और तीसरा जो यूरेनियम फ्यूल है उसकी हम एनरिचमेंट सिर्फ और सिर्फ 3.67% तक करेंगे। अगर इन्होंने ये प्रॉमिस कमबख्तों ने करा हुआ था तो भाई ये कांड हुआ कैसे? फिर ये अटैक करने की जरूरत क्या पड़ गई फिर? तो कहते 2015 में तो साइन कर दिए, अब हुआ क्या? 2015 के बाद 2018 के अंदर जो अमेरिका था, ये अमेरिका इस पैक्ट से, ये जो ट्रीटी हुई थी इस पैक्ट से आ गया बाहर। समझ गए? जैसे अमेरिका बाहर आया तो ईरान कहता गो टू हेल, भाड़ में गया प्रॉमिस। अब यहां पे वायलेशन ऑफ कंडीशंस ये हो जाती हैं स्टार्ट। वायलेशन ऑफ कंडीशन जो हैं वो हो जाती हैं स्टार्ट, और करते कराते इस टाइम के सिनेरियो पे पहुंचे कि 18 से कंडीशन जो थी वो वायलेट हो रही थी 2018 से, करते करते साल 2025, और आपने देखा है 2022 में भी न्यूज में था, 23 में न्यूज में था, 25 में न्यूज में है, और 25 में तो इस टाइम पर आप ये देखें कि पॉलिटिकल क्लियरेंस हमें नहीं मिल रही है इस चीज की कि भाई ईरान ने मतलब वो कर लिया, शक है कि ईरान कर चुका है, ईरान कर चुका है, ईरान कर चुका है। खुफिया सूत्रों से पता चल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर चुका है। अब ईरान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर चुका है तो बार बार इजराइल एक बात कह रहा है, इजराइल कह रहा है इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो जितनी भी कंट्रीज हैं उनका ये हक बनता है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ईरान को रोको कि भाई तू न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, क्योंकि इजराइल को सबसे ज्यादा डर है। समझ आई बात? अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं सकता इजराइल को, अगर सबसे ज्यादा डर है, हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस प्रॉपर मिल नहीं रही है कि क्या है और क्या नहीं है, इसी वजह से ये पूरा आर्टिकल न्यूज में है। आई थिंक मैंने जितनी कोशिश करी आपको समझाने की, पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा जहां तक मुझे लगता है। अब हम देखते हैं इस पूरे टॉपिक को मैंने अपने शब्दों में जितना डिस्क्राइब करना था मैं वो कर चुकी। अब हम देखते हैं अंदर की सारी जो बातें मैंने आपको समझाई हैं, अब हम उसको लाइंस के थ्रू मतलब कंटेंट के थ्रू अब हम रीड करते हैं। ठीक है? अब आपको सारा समझ आ जाएगा जहां तक मुझे लगता है, बाकी तो आगे भगवान की मर्जी है। तो अगर एक बार मैं रिपीट कर दूं तो कोई शायद से मेरे को लगता नहीं है कि आपको कोई इशू होगा। सबसे पहले क्योंकि स्टोरी एक बार सुना दिया आपको मैंने, अब दूसरी बार एक बार दोबारा स्टोरी सुनो फटाफट से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है,
IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर हमने कर लिया वियना, जिसको हमने स्टैब्लिश करा था कब 1957 के अंदर। अब IAEA का काम क्या है कि जितनी कंट्रीज ने साइन कर रखे हैं NPT पे, NPT क्या है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर डिस्कशन जो थी वो स्टार्ट हो गई थी 1962 के अराउंड, और इस एनपीटी को साइन करने के लिए करा गया कंट्रीज के सामने ओपन 1968 में, और ऑपरेशन में आ गई थी ये आपकी ट्रीटी 1970 के अंदर। तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इसमें जो कंट्रीज इसमें साइन, हालांकि उस टाइम पे भारत ने साइन नहीं करा था, तो जो इसके अंदर सिग्नेटरी कंट्रीज थी जिन्होंने साइन करा हुआ था, उन कंट्रीज को IAEA ने बोला कि मैं आपको अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूंगा, क्योंकि हमारा काम ही कंट्रीज को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना है, ताकि जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो अपने एंड पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके अपनी इकोनॉमी को जनरेट करें। तो अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपनी देता है कौन, IAEA, सिर्फ उन कंट्रीज को जिन कंट्रीज ने NPT की ट्रीटी के ऊपर साइन करे हुए हैं। अब NPT की ट्रीटी के ऊपर साइन करके होगा क्या कि भाई जिन जिन कंट्रीज ने साइन करे हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपने स्टैब्लिश कर सकते हैं एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसमें एटॉमिक एनर्जी का यूज करा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। दूसरा, IAEA ने बोला अगर आप इस एनर्जी का मिसयूज करेंगे एटॉमिक एनर्जी का, तो वो आपको पनिशमेंट, उसके लिए आपको पेनल्टी लगेगी, आपको पनिश करा जाएगा, और अगर पनिश करा जाएगा तो वो पनिशमेंट आपको किस बेस पे दी जाएगी, पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, हमारे इंस्पेक्टर्स आकर इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड आगे बढ़ता रहा 70 तक का टाइम पीरियड पहुंच गया। अब 70 के बाद टाइम पीरियड आया 1979 का। 1979 के अंदर ईरान का नाम बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। टाइम पीरियड आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के साथ साथ अब ईरान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, अब इसकी कैपिटल हो गई तहरीन। तहरीन जिसकी ईरान के साथ ये होगी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। जो इसकी रिलीजियस कैपिटल है वो है बेटा कोम, QOM, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे मैप में भी आपको आएगी। तो मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं इन पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि स्किप करा जा सके। एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ते थे ना, तो हमें ये होता रहा कि यार टीचर इतना क्यों बोलते हैं, क्यों इतना दिमाग चाटते हैं यार, हम बच्चे कहाँ जाएं। लेकिन जब खुद टीच करने बैठे हैं ना, तो पता चलता है कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको हम कमांड कर रहे हैं इस टाइम पे, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के कंधों पे आती है कि नहीं इस तरह से समझाया जाए कि स्टूडेंट्स को डायरेक्ट उनके दिमाग में चला जाए। कोशिश मैं अपनी पूरी कर रही हूं, बाकी जहां पे आपको लगा आप अपना फीडबैक दे सकती हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पूरा कभी नहीं होता है। मेरे अंदर बहुत गलतियां होंगी और हो सकता है कि आपको समझ भी ना आ रहा हो, इसलिए जो भी आपका वीडियो जब चलेगा तो उसके नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो भी, समझ आ रहा है तो भी वो मेंशन करना जरूरी है। रीजन भी फीडबैक देंगे तब मेरे को अपनी गलतियां पता लगेंगी कि मैं क्या गलतियां कर रही हूं, मैं कैसे अपने आप को इंप्रूव करूं कि आपको वो चीज समझ आ जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ को लगे कि मैडम बोलती बहुत है पढ़ाती कम है, ये भी हो सकता है। तो जो आपको लगे जेन्युइन तरीके से वो आपने मेंशन करना है। अब यहां पे ये बोला गया कि भाई जो रिलीजियस कैपिटल इनकी ये है कौम, इस कौम के अंदर सुपर लीडर्स तकरीबन यहीं से पढ़ के आते हैं। तो मतलब ईरान के जो मदरसे हैं वो सबसे ज्यादा इस्टेब्लिश कहां पे करे गए हैं, इस कौम कैपिटल के अंदर। तो ईरान के अंदर देखने को आपको कौन सी कम्युनिटी मिलती है बेटा, शिया मुस्लिम कम्युनिटी मिलती है, याद रखना है। इसके साथ साथ हमें एक और कम्युनिटी मिलती है कुर्दीज। ये केस है कुर्दीज, केस है कुर्दीज इक्वल टू कांडी, ये कांडी हैं, कांड करने वाले हैं। लेकिन ईरान ने पूरी आंखें गड़ा दी। ईरान कहता खबरदार, अगर आंख उठा के देखा इधर बैठना है कंट्री के अंदर, चुप करके बैठना है, खबरदार कोई हंगामा करने की कोशिश करी, मार मार चपेड़े अदा कर देंगे कमबख्तो। ऐसा
कुर्दिश को ये बोला गया। अब ये मैंने आपको समझाया, तो इसका मतलब भी यही है कि कुर्दिश को यहाँ पे दबा के रखा हुआ है, सप्रेशन पे रखा हुआ है, सप्रेस करके रखा हुआ है कुर्दिश को। अदरवाइज कुर्द हमें और कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं और टर्की में भी हैं। ईरान कैसी कंट्री है, एक लैंडलॉक्ड, एक हिली एरिया जैसी कंट्री है, थोड़ा सेमी एरिड भी है। तो ईरान को पूछा गया भाई तू इतना प्रोडक्शन क्यों करना, मतलब तेरे पास ऑलरेडी वर्ल्ड लेवल का 44% का 100 में से 44% का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ तू कर रहा है ऑयल एंड नेचुरल गैस का। उसके बाद भी तुझे क्या जरूरत पड़ी है कि तू न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर एनर्जी का और तू यूज करना चाहता है। तो ईरान ने क्या आंसर दिया, ईरान कहता है देखो हमारे ऑयल एंड नेचुरल गैस के प्राइसेस जो हैं वो प्राइसेस हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे, उनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी एक स्टेबल इकोनॉमी हो। हम और ज़्यादा किस तरह से अपनी इकोनॉमी को, अपनी जीडीपी को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम एनर्जी का यूज करेंगे। हम क्यों ना करें, हमने साइन करे हुए हैं एनपीटी के ऊपर, हम तो एनर्जी का यूज करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, बुरी तरीके से थोड़ी ना करेंगे। तो क्या आफत है किसी को, कर ले हम, क्या जा रहा है आपका, ये बोला ईरान ने। अब करते कराते जो ईरान था उसने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर अपना दबदबा बनाना शुरू करा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने लास्ट क्लास में मैप के अंदर करा था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू जो शिप्स थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही प्रोडक्शन होता था किसका, ऑयल एंड नेचुरल गैस का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एक गल्फ भी बताई थी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था पर्शियन गल्फ। अलग बात है ये जो पर्शियन गल्फ मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, पर्शियन का मतलब क्या होता है, पर्शिया मतलब ईरान है ना। तो पर्शियन गल्फ इसलिए क्योंकि वो ईरान के एक साइड पे वो गल्फ पड़ रहा है, इसलिए नाम उसका पर्शियन गल्फ। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया उसको पर्शियन गल्फ के नाम से नहीं जानता है, इंडिया उसको सिर्फ गल्फ बोलता है, पर्शियन गल्फ नहीं बोलता। तो इस गल्फ का भी अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग नाम चलता है, इस गल्फ का, पर्शियन गल्फ का। अब आप बोलेंगे पर्शियन गल्फ कहाँ कराई थी, लास्ट क्लास के जो लेक्चर है उसको आप देखें जिसमें मैप पड़ा हुआ है हमने, तो मैंने पर्शियन गल्फ उसमें कराई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कराया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से प्रोडक्शन होती है किसकी, ऑयल एंड गैस की। पाइपलाइंस यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इसलिए जो भी यहाँ से प्रोडक्शन होती है उस सारी प्रोडक्शन को हम थ्रू द शिप्स, हम मतलब ईरान, थ्रू द शिप करा जाता है एक्सपोर्ट। अब जब शिप्स वहां पे आ रही हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस के फिलिंग के लिए, तो उनके ऊपर कंट्रोल करा किसने, ईरान ने, अपनी नेवल फोर्स का सहारा लेकर। तो नेवी फोर्स का यूज करा गया, इन शिप्स को जाने वापस नहीं दिया गया उन कंट्रीज के अंदर जहां से एक आए थे। तो हुआ क्या, ऐसा हमें 3 बार देखने को मिला है, 1972 के अंदर, 1980 के अंदर और 1990 के अंदर हमें देखने को मिला। अब जो शिप्स हैं इनको कंट्रोल करके क्या साबित करना चाहता था ईरान, साबित ये करना चाहता था कि मैं हूं बाप और तुम हो बच्चे, मैं नहीं जाने दूंगा यहां से शिप, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि टारगेट उसके पीछे एक है, जहां जहां से वो एक्सपोर्ट, मतलब जहां जहां को वो एक्सपोर्ट करना था ऑयल एंड नेचुरल गैस, सारी कंट्रीज को इसकी जरूरत है। तो जहां जहां पे एक्सपोर्ट करना है ऑयल एंड नेचुरल गैस को, वहां वहां पे एक्सपोर्ट नहीं करा जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो उस पर्टिकुलर कंट्री की पब्लिक होगी वो वहां की गवर्नमेंट पे, अब देखो हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल का रेट 2 रुपए भी अगर ऊपर चला जाता है ना भाई, मैं कहती जनता चिल्ला चिल्ला के मर जाती है, लेकिन धरने पे कोई नहीं बैठता। कमबख्त महंगे से महंगा भी पेट्रोल डलवाए जा रहे हैं हम, सच्चाई है ना। गोल्ड देखो 1 लाख पहुंच गया, टच हो गया। क्या आने वाले टाइम में पेरेंट्स अपने जवाई को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को गोल्ड नहीं डालेंगे? मिडिल क्लास फैमिली भी डाल रही है भाई, डालना पड़ता है, मजबूरी बनी हुई है एक, लेकिन 1 लाख रुपए पे भी हम बना रहे हैं। मतलब आप ये देखो, मेरे ब्रदर की मैरिज हुई थी, तो मतलब मेरे को सुन के भी ना इस टाइम पे थोड़ा वो हो रहा है, मतलब याद करके भी, तो मैं सोच रही थी कि उस टाइम अपने लिए कुछ बना लेती। तो ब्रदर की जब मैरिज करी ना, तो आप ये देखो कि उस टाइम पे गोल्ड था अराउंड 52-53 के आसपास, ठीक है। और अभी 2023 में उसकी शादी हुई है। तो आप ये सोचो कहाँ जा रहा है गोल्ड। सेम इसी तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैस है। तो कहता है जब उनके लोकल पब्लिक उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, तो प्रेशर क्रिएट करने से सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा, सरकार मुझे ऐसे हाथ जोड़ के बोलेगी भाई ईरान दे दे यार, हमें जो हम मांग रहे हैं, हमारा ऑयल और नेचुरल गैस हमें दे दे,
तो मैं बोलूंगा ना, पहले तो मेरी ये बात मानो, पहले तो ऐसा करो, पहले तो वैसा करो, तो मैं अपनी डिमांड्स को मनवाऊंगा, डोमिनेटिंग नेचर पे आ जाऊंगा, बाकियों को रखूंगा रिसेसिव नेचर पे। अब हुआ क्या, जब ईरान इस तरह के काम करने लग गया तो 2002 के अंदर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कुछ आए इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्ट करने कि भाई किस तरह से ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खबर मिली थी इनकी खुफिया अंदर से। तो इंस्पेक्टर्स को लगा कि हमारे जो सेंट्रीफ्यूग यूनिट्स थे वो कुछ मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है। और साथ में जो सेंट्रीफ्यूग यूनिट हमने दिए थे तो इट मीन्स उनके अंदर हमने फ्यूल भी तो दिया था ना इनको, और अगर फ्यूल दिया था तो फ्यूल का यूज करा गया, क्योंकि फ्यूल को यूज करे बिना तो फ्यूल का पैसा देंगे क्यों, ये आईएई को पैसा ही क्यों भरेंगे भाई उसका। तो फ्यूल से हमने बोला हुआ था कि 20% तक आप इसको एनरिच करो और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करो, बट हमें 20% का यूरेनियम जो एनरिच्ड यूरेनियम था हमें वो भी नहीं मिल रहा। तो उनको खतरा हुआ, जब उनको ऐसा लगा तो गेम पलट गई, करते कराते टाइम पीरियड आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, यहाँ पे इनके रिलेशन जो थे वो थोड़े से खराब हो गए। जब आगे बढ़ा तो 2015 का टाइम पीरियड आया। अब 2015 के अंदर ट्रीटी साइन करी गई 5 कंट्रीज, और उसमें एक यूरोपियन यूनियन था वो भी ऐड हो गया। तो जब ट्रीटी साइन करी गई तो उसमें ईरान ने करा प्रॉमिस करा 3 बातों का। सबसे पहला प्रॉमिस क्या किया कि भाई जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनकी इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो फ्यूल होगा वो हम रखेंगे अपने पास लिमिटेड, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, 300 kg रखेंगे। तीसरा, जो यूरेनियम फ्यूल आप हमें देंगे ये 300 किलो का, हम उसमें से जो यूरेनियम को डिराइव करेंगे, मतलब यूरेनियम 235 को, वो यूरेनियम एनरिचमेंट हम सिर्फ और सिर्फ 3.67 तक करेंगे, हम 20 भी नहीं करेंगे, 3.67% तक करेंगे। समझ गए बात। चलो जी, 2015 में जब ये बात हुई तो आगे बड़ा टाइम पीरियड 2018 के अंदर अमेरिका जो था उसने इस ट्रीटी को छोड़ दिया, इस समझौते को छोड़ दिया। अब समझौते को छोड़ दिया, वहां से कंडीशंस का वॉयलेशन होना शुरू हुआ, और करते कराते 2025 तक हमने ये चीज देखी कि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी बन गई कि दोनों की दोनों कंट्री ईरान और इजराइल इस तरह से भिड़ गई और जगह जगह पे अटैक हुए, न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिए। तो उसका रीजन क्या हुआ कि इजराइल को लगा कि ये जो ईरान है वो बना रहा है न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको ऐसी खबर मिली। हमारी भारत सरकार तक कोई भी अभी हमें पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिली इस चीज़ की, बाकी नेशंस को भी इस तरह का पॉलिटिकल क्लियरेंस प्रॉपर नहीं मिला, लेकिन जो इंटरनल एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके थ्रू पता चल रहा है कि यस, ईरान ने कांड करा है। और करा है कांड तो कैसे किया जाता है ये कांड? सेंट्रीफ्यूग यूनिट्स होते हैं इस तरह की पाइप्स, उनके अंदर डाला जाता है फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जो डाला जाता है वो होता है यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 जो है वो नेचर के अंदर अवेलेबल है 99.03% का, जिसका यूज 0% है, कोई यूज में नहीं है ये न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 238। लेकिन इसमें से जो सबसे काम की चीज है वो है हमारा बचा हुआ परसेंटेज। तो बचा हुआ परसेंटेज कितना है? 0.7%। यूरेनियम 235 को डिराइव करने के लिए हम इस बेकार चीज को, इस फ्यूल को यहां डाल देते हैं। इसके अंदर डालकर हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की गैस जो है उसको इसके अंदर से पास करते हैं, ताकि दोनों के दोनों आइसोटोप्स अलग रहें। यूरेनियम 235 अलग हो जाए, यूरेनियम 238 अलग हो जाए। जब पूरी की पूरी इस तरह से रोटेशन करी जाती है थ्रू द कंप्यूटर, इनकी स्पीड को ट्रैक करा जाता है। तो स्पीड, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो स्पीड को बूस्टअप करने पर होता क्या है? सेंटर में आ जाता है यूरेनियम 235, साइड पे रह जाता है यूरेनियम 238, जिसके थ्रू हम करते हैं एनरिचमेंट। किसकी? यूरेनियम 235 को हम डिराइव कर लेते हैं। अप टू 20% का तो ईरान ने करा, तो प्रोडक्शन हो गई इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन ये यहां पे नहीं रुका, इसने इस डिराइव करे हुए यूरेनियम 235 को एज अ फ्यूल यूज करा दोबारा, इसमें से डिराइव करने की कोशिश करी 60%, और करते करते ये 60% जो है ये आपका ऐसा यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम है जिसका यूज बिजली बनाने के लिए नहीं करा जा सकता, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए नहीं करा जा सकता, बट
न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए किया जा सकता है। अब कोई इसको ईरान को पूछे कि भाई तूने इसका पिज्जा बर्गर बनाना था, जो तूने यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट यूरेनियम तूने डिराइव कर लिया 60%, और एक तरफ ईरान क्या बोला, नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं करा, मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया नहीं। तो भाई अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया तो जो हमें खबर मिल रही है, जो हमें वहां से मतलब आ रही है इंफॉर्मेशन, ओ तभी तो आ रही है। अगर आपने बनाया हुआ तो कहने का मतलब उसकी तो मतलब जो इंटरनल एजेंसीज हैं उनके पास तो उसके पक्के सबूत है ना कि हाँ यस इतना यूरेनियम इन्होंने डिराइव कर लिया। और तो और अब ये 60% को यूरेनियम को निकाल कर उसमें से 90% यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं। और अगर यूरेनियम को एनरिच कर रहे थे तो करते करते इजराइल ने बोला कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रीटीज हुई हैं उनके अंदर जो कंट्रीज हैं इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज का खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ हिरोशिमा नागासाकी पे तो उनके अंदर जब उनको बॉम्ब को न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करा गया तो उससे इतना डिस्ट्रक्शन हुआ और कहते उस चीज का नतीजा जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी आज तक भुगत रही हैं। 20-30 हजार साल भी अगर निकल जाएं तो भी इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जो मतलब इसका बैड इंपैक्ट है उसको रोका नहीं जा सकता। तो कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर ये सारी कंट्रीज की जिम्मेदारी बनती है कि ईरान को चपेटा जाए, ईरान को रोका जाए। अब भारत जो है वो कहता है ना, तो और कहते हैं ईरान को हेल्प करा इसमें किसने, रशिया ने। अब ईरान को हेल्प कर रहा है रशिया, तो अब इधर भारत चुप है। भारत कह रहा है भाई ईरान भी मेरा क्या है, भारत डिप्लोमेसी पे चलता है। डिप्लोमेसी मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से, ना इसका ना उसका है सबका, भारत ऐसे चल रहा है। तो भारत कह रहा है रशिया के साथ मेरे रिलेशन बहुत बढ़िया है, भारत कह रहा है ईरान के साथ मेरे रिलेशन बहुत बढ़िया है भाई, तो हम क्यों बिगाड़ें, हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो अभी तो फिलहाल की डेट में भारत कुछ नहीं कह रहा है, बट इसमें हेल्प करी इनको किसने, रशिया ने। तो ये हमारा पूरा टॉपिक न्यूज में था और ये था इसका पूरी की पूरी बैकबोन। अब मुझे यहां तक ये लगता है कि बेटा अगर ये बाय चांस टॉपिक आ भी जाता है ना एग्जाम के अंदर, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी। टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस टॉपिक के बाद हम लोग देखेंगे पूरी की पूरी न्यूज, और जहां तक मुझे लगता है टॉपिक मैं कंप्लीट पूरा कर चुकी हूं, न्यूज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि टाइम हो चुका है। तो आई थिंक हम इस टॉपिक को अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम करेंगे, इसको पूरे का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। हाँ, जो चीज़ मैंने बताई है बेटा इसको आप जैसे मैंने टेबुलर फॉर्म पे बताया ना, इसको आप वैसे ही पूरे का पूरा रीड कर लेना। रीजन बीइंग ये आपके 8-10 दिनों का इकट्ठा मर्जर टॉपिक है। 8-10 दिनों के न्यूज़ का एक सिंगल क्लास के अंदर हमने इसका पूरा टेबुलर स्ट्रक्चर देख लिया। और अगर टेबुलर स्ट्रक्चर देख लिया तो मतलब आने वाली क्लासेस के अंदर हमने सिर्फ ये देखना है कि किस तरह से हमने इसको पूरे को मैनेज करना है। समझ गए जी बात। तो रखें अपना ध्यान। गुड बाय, राधे राधे।